नदी के किनारे एक पेंटर अपनी पेंटिंग बना रहा है। हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा। थोड़ा सा दाएं, बस अब बिल्कुल सही बनेगी तुम्हारी पेंटिंग। देखो। तभी हम देखते हैं कि पेंटर की पेंटिंग पूरी हो गई है। उस पेंटिंग में एक लाश है जो नदी में पड़ी हुई है। भोलू मछलियां पकड़ने नदी किनारे आता है। ना 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 ना, इतनी बाहर काहे आ रही है भैया यहाँ से? कोई गंदी मछली तो नहीं आ गई किनारे पे? चलो छोड़ो। ए भोलू, तू जाल बिछा। आज बहुत सारी मछलियां पकड़नी होंगी तुझे। हाँ, वरना तो पैसे की बहुत तंगी हो जाएगी रे। भोलू जाल नदी में डालता है। ए भगवान, मच्छी की जगह सोना चांदी दे दे आज तो जाल में। जाल में कुछ मछलियां आ जाती हैं। भोलू मछलियां अपने बोरे में डालता है। वाह 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 वाह, बस ऐसे ही थोड़ा सा और मिल जाए, फिर हम चलेंगे अपने घर की ओर। ना 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 ना। भोलू दोबारा जाल पानी में डालता है। दे दे भगवान, बड़ी मछली जाल में दे दे। तभी जाल भारी हो जाता है। अरे, जाल तो सच में भारी हो गया है। लगता है कोई बड़ी चीज आ गई है जाल में। क्या भगवान, आज तो आपने सचमुच सुन ली मेरी। जय हो। अरे, बड़ी भारी चीज लगती है भाई। पर कोई बात नहीं। भोलू भोलू, खींच बेटा, खींच खींच। तभी भोलू देखता है कि उसके जाल में एक लड़की की लाश है। अरे अरे, ये क्या है भैया? ये कौन है? भोलू, जल्दी से बाहर निकाल इसे, क्या पता जिंदा हो। भोलू लड़की को बाहर निकालता है और हैरान रह जाता है क्योंकि वो मर चुकी है। अरे, इसका चेहरा तो रिमझिम से मिलता है। सरपंच पंचायत में आते हैं। मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जिसने भी हमारी बेटी रिमझिम का कत्ल किया है, वो जमीन में छुपे चाहे बादल में, उसकी मौत अब तय है। हाँ, अब पुलिस इस गांव में आएगी और तहकीकात शुरू करेगी, लेकिन हमें पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। इसलिए हमने बुलाया है एक जासूस को, जिसका नाम है जोशी रावत। वो कल यहाँ पहुंच जाएगा। जोशी नदी के किनारे पहुंचकर तहकीकात करना शुरू कर देता है। खूनी ने नदी के अंदर ही मारा होगा इस लड़की को। नदी में लाश को लाके फेंकना इतना आसान नहीं है। तभी उसके पास सरपंच का नौकर किशोर आता है। अरे, आप जोशी साहब है क्या? हाँ, और मेरे हिसाब से तुम्हें सरपंच जी ने भेजा है। हाँ हाँ, आपको ले जाने के लिए। पर आप यहाँ सीधा क्यों आ गए? अरे, यहीं से तो मेरा काम शुरू होगा। अच्छा, ये बताओ किशोर, पुलिस को यहाँ से क्या कुछ मिला है क्या? ऐसा तो कुछ खास नहीं मिला है साहब, पर एक चीज मिली है। यहाँ पर किसी ने जो है एक चित्र बनाकर छोड़ा था लड़की के मरने वाले वक्त का, जिससे जो है अब पुलिस मान रही है कि कातिल जो है पेंटर हो सकता है। इंटरेस्टिंग। और कुछ मिला है क्या? और तो कुछ नहीं मिला है साहब ऐसा। उसने जो है लड़की का मुंह भी नहीं बिगाड़ा और ना ही उसकी लाश को छुपाया, पेंटिंग भी बनाई। यानी वो हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता है, बल्कि हमें कुछ दिखाना चाहता है। खैर छोड़ो, चलो सरपंच के पास चलते। चलो। जोशी को चलते चलते एक पेड़ पर एक चित्र बना हुआ दिखता है। चित्र में एक आदमी के ऊपर एक पत्थर गिरा हुआ है। अरे, ये तो बच्चे बनाते रहते हैं। आप आइए। हाँ चलो।
जोशी और किशोर सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच जोशी से मिलता है। जोशी, उम्मीद है तुम्हें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं सरपंच जी। तुम क्यों आए हो तुम्हें पता ही है, हमारी बेटी का कत्ल हो गया है। हमें कातिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उसके लिए तुम्हें जो भी चाहिए वो मिलेगा तुम्हें। सरपंच जी, अभी तो मुझे बस वो पेंटिंग देखनी है जो स्पॉट पर मिली थी। क्या हो सकता है? मैं कोशिश करता हूँ। आज तुम आराम करो। अच्छा ठीक है सरपंच जी, अभी मैं चलता हूँ। अच्छा। गांव में बहुत शोर हल्ला मच रहा है। जोशी उठता है। जोशी किशोर को बुलाता है। किशोर, इधर आओ तो जरा। किशोर जोशी के पास आता है। ये शोर अल्लाह क्यों मच रहा है सुबह सुबह? अरे गजब हो गया जोशी जी, गांव में एक और लाश मिली। पूरा गांव वहीं जा रहा है, पुलिस भी आने वाली है। अच्छा, क्या तुम मुझे वहां लेके चल सकते हो अभी? हाँ चलिए चलिए, पास में ही है। किशोर और जोशी लाश के पास पहुंचते हैं। वहां पुलिस भी आ गई है। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता है। जोशी देखता है कि लाश का मुंह बड़े पत्थर से कुचल दिया गया है। ऐसा ही दृश्य उस दिन मैंने उस पेड़ पर बना हुआ देखा था। तभी जोशी को एक पेंटिंग उसके पैर के नीचे मिलती है, जिस पेंटिंग में एक आदमी एक ऊंची जगह पर से नीचे कूद रहा है। यानी ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है। ये कातिल हमें हिंट दे रहा है। क्या जोशी जी, तुम्हारे गांव में मौतें अभी और बढ़ने वाली हैं। कौन कौन मरेगा और कैसे मरेगा और कब मरेगा, ये कोई नहीं जानता। किशोर जोशी को वहीं से पुलिस स्टेशन ले जाता है। किशोर, कातिल तो एक ही है जिसने लड़की को मारा और उस आदमी को भी, और अब वो अपना तीसरा शिकार करने वाला है। मगर तीसरा शिकार है कौन जोशी जी? देखो, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वो किसी ऊंचाई से गिरा के मारेगा। हमें तैयार रहना होगा। मुझे कल तक तुम ये बताओ कि इस गांव में ऊंचाई वाली जगह कौन कौन सी है जहां लोग जाते हैं। जोशी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम प्रदीप है। जोशी पुलिस स्टेशन आया है प्रदीप से मिलने। नमस्ते प्रदीप जी, मैं जोशी रावत। सरपंच जी ने बताया होगा आपको। जी हाँ, बताया। और ये भी बताया कि गांव में ये जो कत्ल हो रहे हैं, आप अपनी तरफ से भी इनकी तहकीकात कर रहे हैं, और अभी आपको एक क्लू भी मिला है। जी हाँ प्रदीप जी, ये कातिल कोई आम आदमी नहीं है। ये मजे के लिए कत्ल कर रहा है। जोशी जी, इसका मतलब साफ है, वो हमें ललकार रहा है। आपके पास जो क्लू है वो दिखाइए। अगली मौत किसी ऊंचाई से गिरकर होगी। वो हर बार एक क्लू छोड़कर जाता है। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पर इस गांव में ऊंची जगह इतनी है ही नहीं। कुछ पहाड़ हैं, बिजली का घर जहां कोई जा नहीं सकता, और एक पानी की टंकी। पानी की टंकी, वहां वो आ सकता है। हम लोग वहीं रहेंगे। क्या पक्का वो वहां आएगा? अब आपके पास और कोई ऑप्शन है? ठीक है, मैं अपनी टीम का एक आदमी वहां तैनात करता हूं। प्रदीप जी, याद रहे, अगर उससे जीतना है तो हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा। पानी की टंकी के ऊपर से दो लोग निगरानी कर रहे हैं, एक जोशी और दूसरा कांस्टेबल वीरपाल। सर जी, रात के 2 बज गए सर जी। आज भी नहीं आने वाला आपका कातिल। 5 दिन से तो ऐसे ही इंतजार में बैठे हैं। वीरपाल, अभी तक उसने तीसरा कत्ल भी तो नहीं किया। तो हमें यहीं रहना होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही मौका है उसे पकड़ने का।
पर ये तो बताइए सर जी, आप कैसे कह सकते हो कि वो चित्र उसने ही बनाया है? अरे क्या पता किसी बच्चे ने बना के फेंक दिया हो। देखो वीरपाल, उसने जो रंग इस्तेमाल किए थे ना, वो वही सेम रंग पहली पेंटिंग में भी इस्तेमाल हुए थे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो पेंटिंग जो है ना, उसी ने बनाई थी। अच्छा चलिए मान लेते हैं, पर ये कातिल 5 दिन से क्यों नहीं आया? कल से तो प्रदीप सर हटा देंगे हमें यहाँ से। शायद वो हमारे जाने के बाद आए। फिर हो सकता है वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसे पता चल गया है कि हम उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। पर मेरा दिल कहता है कि यह कातिल डरपोक तो नहीं है। पता नहीं सर, क्या क्या बोलते रहते हो आप। छोड़िए, मैं तब तक एक बीड़ी पी लेता हूँ। वीरपाल बीड़ी पीने के लिए टंकी की दूसरी साइड पर जाता है। वीरपाल और जोशी टंकी की टॉप ऊंचाई पर हैं। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। जोशी भागकर वीरपाल के पास आता है तो देखता है कि वीरपाल की लाश टंकी से नीचे जमीन पर गिर गई है और दूर एक आदमी गन लिए खड़ा है जो कि कातिल है। वीरपाल! जोशी सीढ़ियों की मदद से टंकी से नीचे उतरता है जहां वीरपाल की लाश लहूलुहान पड़ी है, जो मर चुका है। भाग भाग, मैं भी देखता हूँ तू कितनी दूर तक भागता है। भाग। जोशी जंगल की तरफ भागता है जहां उसने कातिल को देखा था। लगता है भाग गया। मुझे थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था। तभी पीछे से जोशी के सर पर कोई वार करता है। जोशी बेहोश हो जाता है। जोशी होश में आता है तो तेज धूप निकल गई है। मेरे हाथ से वो निकल गया, वो यही था। तभी जोशी अपनी शर्ट को देखता है और हैरान रह जाता है। ये क्या? एक और क्लू। जोशी की शर्ट पर एक स्केच बना है जिसमें एक पुलिस वाला खुद को गोली मार रहा है। जोशी और प्रदीप बात कर रहे हैं। अब तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी टीम के आदमी को मारा। गुस्सा शांत रखिए प्रदीप जी, क्योंकि वो यही चाहता है आपको गुस्सा आए। गुस्सा शांत रखूं? यहाँ मेरा एक आदमी मर गया है और आप कह रहे हैं कि मैं गुस्सा शांत रखूं? जोशी प्रदीप को अपनी शर्ट देता है जिस पर एक स्केच है। उसका अगला शिकार जो है आप हो सकते हो। पुलिस वाला खुद को गोली मारेगा? हाँ, वो यही क्लू छोड़ के गया है। सबको आगाह कर दीजिए, मैं चलता हूँ। जैसे ही जोशी पुलिस स्टेशन से निकलता है वैसे ही एक आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। वो आदमी प्रदीप के पास जाता है। प्रदीप जी, आप ही हैं क्या? हाँ, तुम कौन? जी, एक कंप्लेन लिखवानी है। बोलो। जी, एक अजीब सी बीमारी है इस आदमी को। इसे लोगों को मारने का मन करता है और अभी तक 3 कत्ल कर चुका है, पर पकड़ में नहीं आया किसी के। क्या? कौन है ये? मैं ही तो हूँ, पेंटर। प्रदीप हैरान हो जाता है। थाने में खड़े लोग भी। जोशी पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसे खबर मिल जाती है कि पेंटर पकड़ा गया। जोशी प्रदीप से मिलता है। जोशी, उसको अंदर रखा गया है। वो खुद आया चलकर हमारे पास। पता नहीं क्या चाल चलने वाला है। मैं जानता हूं, लेकिन क्या इंटेरोगेशन में मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? ठीक है, चलो। एक कमरे में प्रदीप, जोशी और पेंटर बैठे हैं। प्रदीप और जोशी पेंटर से पूछताछ शुरू करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? दीपक। अच्छा, तो दीपक, क्यों मारा इतने लोगों को तुमने? मजे के लिए, इज्जत के लिए। जोशी प्रदीप को रोकते हुए। इज्जत क्यों नहीं मिलती तुम्हें?
क्या दबाए बैठे हो अपने अंदर? हमें बताओ, हमें भी तो पता लगे। या तुम सिर्फ एक पागल हत्यारे हो? मैं पागल नहीं हूं, समझे? जो कुछ भी मैंने किया उसके पीछे एक वजह है। हाँ तो बताओ ना, हमें भी बताओ। मेरी मां के जाने के बाद मैं और मेरे पिता टूट गए थे। मेरी मम्मी की मौत बीमारी से हुई थी। मैं उस वक्त 5 साल का था, लेकिन मेरे चाचा चाची की नजर मेरे पिता की जायदाद पर थी। पिता के मरने के बाद सारी जायदाद चाचा की हो जाती। चाचा और चाची प्लान बनाते हैं। सावित्री, मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। श्रवण को जायदाद नहीं मिलनी चाहिए, वरना हमारा क्या होगा? बुढ़े ने उसके नाम 60% जायदाद कर रखी है। अजी तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। वो काटे ऐशो आराम की जिंदगी और तुम काटना आम जिंदगी। अरे यही सोच के तो गुस्सा आता है मुझे। जिंदगी भर मेहनत मैंने करी क्योंकि वो बड़ा था, और लगान भी देना मेरे हिस्से में ही आया। जब तक वो जिंदा है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम मार दो उसे। क्या क्या कह रही हो तुम? सही कह रही है तू। दीपक अपने पापा के साथ घूमने आया है। तभी दीपक को एक आइसक्रीम वाला दिखता है। पापा, पापा आइसक्रीम दिलाओ ना। अच्छा रुक, दिलाता हूँ। पापा का बटुआ कहीं छूट जाता है। दीपक तू यही रहे। लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया है, मैं लेके आता हूँ। अच्छा। पापा को बटुआ सड़क पर गिरा मिलता है। तो ये रहा। तब ये गाड़ी आकर पापा को टक्कर मार कर निकल जाती है। दीपक पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखता है। उसके बाद मेरे चाचा ने पुलिस को पैसे खिला दिए और वो केस बंद हो गया। मैंने अच्छी तरह देखा था, उस गाड़ी में चाचा ही बैठा था। मैंने कुछ पेंटिंग उस दृश्य की पुलिस ऑफिसर को दी, लेकिन उसने वो पेंटिंग कूड़े में फेंक दी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, न अदालत ने न तुम्हारे कानून ने। मेरे चाचा ने मेरे हिस्से की जायदाद भी हथिया ली। फिर एक रात चाचा और चाची घर में सो रहे थे। चाचा और चाची घर में सो रही हैं। दीपक हाथ में छुरी उठाता है और चाचा चाची को जान से मार देता है। मैं उन्हें मारकर भाग आया। इस गांव में रहा, यहां पला बढ़ा। फिर तुमने जो है बाकी के ये 3 कत्ल क्यों किए? फिर चाचा चाची को तो मार दिया, लेकिन तुम पुलिस वालों को भी तो औकात दिखानी थी ना। मुझे नजरअंदाज किया। मुझे क्यों भाई? पैसे देके तो बिक जाते हो तुम। कैसे बैठे हो मेरे सामने? मारो ना गोली मुझे। तुम्हारी औकात नहीं है कुछ, समझे? इसीलिए सबसे पहले मैंने सरपंच की बेटी को मार दिया। दीपक नदी किनारे खड़ा पेंटिंग बना रहा है। तभी वहां सरपंच की बेटी आती है। तुम पेंटर हो? हाँ जी। मैं नदी किनारे जा रही हूँ, क्या मेरी पेंटिंग बना सकते हो? देखो जी, माफ करना, मैं बना नहीं सकता। अरे इतने नखरे क्या कर रहे हो? सरपंच की बेटी हूँ मैं, समझे? कितने पैसे लोगे ये बताओ। चलो, जरूर बनाऊंगा तुम्हारी पेंटिंग। सरपंच की बेटी को दीपक नदी में डुबाकर उसका दम घोटकर उसे मार देता है और फिर उसकी पेंटिंग बनाता है। सरपंच की बेटी को पेंटिंग चाहिए थी, बना दी उसकी पेंटिंग। ले ले ले, रख ले इसे, ले ले ले। ये बताओ कि फिर उस आदमी को क्यों मारा? आदमी? हाँ, रोज दारू पी के अपनी बीवी को मारता था साला। बाहर दूसरी औरत से चक्कर चला रखा था। मेरे पड़ोस में ही रहता था। तो फिर मैंने बनाया उसे अपना दूसरा टारगेट।
कुछ गलत किया क्या? कुछ कुछ गलत किया क्या? अरे अरे उसकी बीवी तो आजाद हुई ना उस जल्लाद से, आजाद हो गई वो। आजाद हो गई। और फिर वीरपाल को क्यों मारा? है वीरपाल, हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं तो उस दिन गया था खुद की जान लेने, पर फिर देख गया वो मुझे, तुम्हारा आदमी वहां टंकी के ऊपर बैठा हुआ। मेरा प्लान खराब हो गया, पूरा प्लान खराब हो गया मेरा। तो फिर अगले दिन मैं फिर आया गन लेके खुद को मारने के लिए, और गोली मार दी उस बंदे को। क्या है ना मेरी पेंटिंग सच होती है। अब कोई भी मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोशी प्रदीप का गुस्सा देखते हुए उसे बाहर भेजता है कमरे से। प्रदीप बाहर जाता है। तुमने मुझ पर हमला किया और मुझे एक क्लू दिया। क्लू था एक पुलिस वाला खुद को गोली मारेगा, लेकिन तुम बैठे हो हमारे सामने निहत्थे थे। यानी कि तुम हार चुके हो। हार चुका हूं। मेरी पेंटिंग सच होती है, समझे? उसके पीछे एक वजह होती है। अब कैसे, वो देखो। तभी पुलिस स्टेशन के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है। वो थाने के अंदर जाता है। सामने प्रदीप खड़ा है। पुलिस ऑफिसर खुद को गोली मार लेता है। जोशी और प्रदीप हैरान रह जाते हैं। मैंने कहा था ना मैंने, मेरी पेंटिंग्स सच होती हैं।